पिछले वीडियो में हमने संकुलों के स्थायित्व के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और संकुल के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। उनमें सबसे पहले तो है धातु आयन की प्रकृति, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट है लिगेंड की प्रकृति। अब लिगेंड की प्रकृति पर भी संकुल का स्थायित्व निर्भर करता है और लिगेंड के कई कारक हैं जो कि संकुलों के स्थायित्व को प्रभावित करते हैं। और लिगेंड के कारकों में सबसे पहला है लिगेंड पर आवेश व आकार। किसी लिगेंड पर जितना ज़्यादा आवेश होगा और उसका आकार छोटा होगा, वह धातु आयन की तरफ आकर्षित होकर उतना ही मजबूत बंध बनाएगा और जितना ज़्यादा मजबूत बंध बनेगा संकुल उतना ही स्थायी होगा। यदि हैलाइड आयनों के संकुलों की बात करें तो उनके स्थायित्व का क्रम फ्लोराइड की तरफ बढ़ता जाता है, क्योंकि आयोडाइड से फ्लोराइड की तरफ बढ़ते हैं तो आकार घटता है, अतः स्थायित्व बढ़ता जाता है। अब आयरन की +3 ऑक्सीकरण अवस्था में हैलाइड संकुलों की बात करें तो इनके स्थायित्व का क्रम ये आएगा। सबसे ज़्यादा स्थायित्व है फ्लोराइड का संकुल होगा, उससे कम क्लोराइड का, फिर ब्रोमाइड का, आयोडाइड का। उसका कारण ये है कि जो फ्लोराइड है इसका आकार सबसे छोटा होता है, अतः धातु के साथ मजबूती से जुड़ा रहता है और संकुल स्थायी हो जाता है। जबकि आयोडाइड का आकार बड़ा होने के कारण धातु और लिगेंड के बीच की जो दूरी बढ़ जाती है, दूरी बढ़ जाएगी, बंध कमज़ोर होगा तो स्थायित्व भी घट जाता है। नेक्स्ट है लिगेंड की क्षारीय प्रकृति। हम जानते हैं कि एक प्रबल क्षार एक अच्छा इलेक्ट्रॉन दाता होता है, अर्थात किसी लिगेंड में जितने ज़्यादा क्षारीय गुण होंगे वह उतने ही आसानी से इलेक्ट्रॉनों को धातु की ओर देकर मजबूत उपसहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेता है। अतः लिगेंडों में जैसे जैसे क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी, क्षारीय गुण बढ़ता जाता है, धातु के साथ बंधन की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी और धातु के साथ बंधन की प्रवृत्ति बढ़ेगी, संकुल का स्थायित्व भी बढ़ता जाता है। अब 3 प्रकार के लिगेंडों की यदि बात करें, अमोनिया है, H2O है, HF है। इसमें सबसे ज़्यादा क्षारीय प्रवृत्ति अमोनिया की है, अतः इसका संकुल सबसे ज़्यादा स्थायी होगा, देन H2O का, फिर HF का। और ये स्थायित्व के क्रम को हम क्षारीयता के क्रम के आधार पर समझा सकते हैं। नेक्स्ट है लिगेंड का कीलेट प्रभाव। देखिएगा, कीलेट लिगेंड के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। कीलेट लिगेंड वो लिगेंड है जो धातु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हुए वलयों का निर्माण करते हैं। वो एक वलय हो सकती है या दो या दो से अधिक वलय भी हो सकती है। तो वे लिगेंड जो धातु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हुए वलयों का निर्माण करते हैं उन्हें हम कीलेट लिगेंड कहते हैं। और कीलेट लिगेंड युक्त संकुल सामान्य लिगेंड युक्त संकुलों की तुलना में ज़्यादा स्थायी होते हैं, क्योंकि वो धातु के साथ 2 या 2 से अधिक वलय का निर्माण करते हैं जिनको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप उदाहरण से देखिएगा, एक संकुल है आयरन के साथ अमोनिया का संकुल है, जो यहाँ पर कोई वलय नहीं है, जबकि आयरन के साथ एथिलीन डाइअमीन का जो संकुल है इसमें कीलेट वलय है। कीलेट वलय होने के कारण ये संकुल अमोनिया वाले संकुल की तुलना में ज़्यादा स्थायी है। आप डायग्राम के द्वारा भी देख सकते हो। ये जो अमोनिया का संकुल है, 6 अमोनिया एक उपसहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, जबकि यहाँ पर जो प्रत्येक लिगेंड है, जैसे एथिलीन डाइएमीन और एथिलीन, एक लिगेंड 2 उपसहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं। अतः इस लिगेंड को धातु से पृथक करने के लिए हमें एक साथ 2 बंध तोड़ने होंगे, जो कि आसानी से संभव नहीं है। अतः कीलेट वलय युक्त संकुल ज़्यादा स्थायी होते हैं, जिसे हम कीलेट प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट है लिगेंड में कीलेट वलयों का आकार व संख्या। देखिएगा, किसी संकुल में कीलेट वलयों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी संकुल का स्थायित्व बढ़ता जाता है, क्योंकि कीलेट वलय बढ़ने पर धातु के साथ बंध बढ़ जाएगा, धातु के साथ बंध बढ़ जाएगा। या हम कह सकते हैं एक लिगेंड धातु के साथ बहुत सारे बंधों का निर्माण करेगा, अतः उस लिगेंड को धातु से पृथक करने के लिए हमें एक साथ कई बंध तोड़ने पड़ेंगे, जो कि सामान्य अवस्था में संभव नहीं है। इसलिए वलयों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी संकुल का स्थायित्व बढ़ता जाता है।
जबकि वलयों का आकार बढ़ने पर संकुल का स्थायित्व घटता है, क्योंकि जब वलय का आकार बढ़ेगा तो वहाँ पर कम लिगेंड जुड़ पाएंगे या वलयों की संख्या कम होगी, अतः संकुलों का स्थायित्व कम होता जाता है। नेक्स्ट है त्रिविम प्रभाव, स्टेरिक हिंड्रेंस। यदि त्रिविम प्रभाव की बात की जाए तो त्रिविम का अर्थ है स्पेस की कमी, एरिया की कमी। तो यदि किसी लिगेंड में दाता परमाणु के पास कोई बड़ा परमाणु है, बड़े आकार का परमाणु जुड़ा हुआ है, तो वो संकुल के स्थायित्व को कम कर देता है, क्योंकि दाता परमाणु के साथ जब बड़ा परमाणु जुड़ा होगा तो वो धातु और लिगेंड के जो बंध के इलेक्ट्रॉन हैं उनको प्रतिकर्षित करेगा, तो धातु लिगेंड बंध कमज़ोर हो जाएगा, और जब धातु लिगेंड बंध कमज़ोर होगा तो संकुल का स्थायित्व भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम संकुलों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया या वर्ग समतलीय संकुलों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिएगा, यहाँ पर संकुल के स्थायित्व के बारे में हम पढ़ चुके हैं। दो प्रकार के स्थायित्व पढ़े हमने, एक तो ऊष्मागतिकीय स्थायित्व और एक गतिकीय स्थायित्व। गतिकीय स्थायित्व के में हमने पढ़ा है कि कोई संकुल रासायनिक अभिक्रिया करेगा या नहीं करेगा, और अभिक्रिया करेगा तो उसकी गति क्या होगी, उसके बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट यहाँ पर हम वर्गाकार समतलीय संकुलों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया लेंगे। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में संकुलों में दो प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो सकती है। एक तो वो अभिक्रिया जिसमें संकुल के धातु परमाणु या आयन का दूसरे धातु या परमाणु आयन के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाए, या हम कह सकते हैं धातु प्रतिस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं। चूँकि धातु के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति व्यवहार करता है, अतः इसे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी हम कह सकते हैं। और जो दूसरी प्रकार की अभिक्रिया है वो है लिगेंड प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अर्थात संकुल के एक लिगेंड का प्रतिस्थापन अन्य लिगेंड के द्वारा हो जाए तो उसे हम लिगेंड प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चूँकि लिगेंड की जो प्रकृति है वो क्षारीय होती है या इलेक्ट्रॉन धनी प्रकृति होती है, नाभिक स्नेही प्रवृत्ति होती है, अतः इसे हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। अतः संकुलों में जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसको दो भागों में बांटा है हमने, एक तो धातु प्रतिस्थापन या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। जैसा कि हम अभी अभी बात कर रहे हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया में संकुल में स्थित धातु आयन को अन्य धातु आयन के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो उसे हम इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जिसे हम SE से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप देखिएगा, ये एक संकुल है Ml4, वर्गाकार समतलीय संकुल है। इसकी अभिक्रिया M- धातु आयन के साथ करवाएंगे, तो हम ये देख रहे हैं कि M धातु का M- धातु के द्वारा प्रतिस्थापन कर दिया गया है। चूँकि एक धातु के स्थान पर दूसरा धातु आया है, इसलिए हमें धातु प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। धातु इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति व्यवहार करता है, अतः हम इसे E+ के रूप में भी लिख सकते हैं। E+ धातु आयन की अभिक्रिया इस संकुल के साथ करवाते हैं तो धातु को प्रतिस्थापित कर देगा और E यहाँ पर जुड़ जाएगा। इस अभिक्रिया में M धातु M- धातु के द्वारा प्रतिस्थापित होता है, इसलिए इसे धातु प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरे प्रकार की जो अभिक्रिया है वो है लिगेंड प्रतिस्थापन अभिक्रिया या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसा कि हम बात कर रहे थे, जब किसी संकुल में एक लिगेंड का प्रतिस्थापन दूसरे अन्य बाह्य लिगेंड के द्वारा कर दिया जाए तो उसे हम लिगेंड प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चूँकि लिगेंड नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करता है, अतः इस प्रतिस्थापन अभिक्रिया को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये Ml4 एक वर्गाकार समतलीय संकुल है, इसकी अभिक्रिया नाभिक स्नेही के साथ करवाएंगे तो एक लिगेंड का प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही के द्वारा कर दिया गया है। तो चूँकि इस नाभिक स्नेही ने लिगेंड को रिप्लेस कर दिया है, अतः इसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा,
ये एल लिगेंड को एल डैश लिगेंड के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, इसलिए इसे लिगेंड प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की जो क्रियाविधि है दो तरीके से होती है, SN1 और SN2, जिसको हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। थैंक यू।